भारत ने भी ये बजट बना दिया जिसके अंदर हमने चाइना को अच्छी तरह से हिट किया है। भारत एक बड़ा मुल्क है तो हमारे तो खतरात जो हैं वो काफ़ी शदीद हैं और संजीदा हैं, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अदा करे हमारी इकॉनमी ग्रो करे, स्ट्रेंथन करे, ताकि हम अपनी दिफाई उस पर खर्च कर सकें। लेकिन इस सारी चीज़ में वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनना है तो हमें क्वांटिटी चाहिए एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए और सस्टेनेबिलिटी चाहिए। इंडिया की आपको पता है 26% जो पॉपुलेशन है दैट इज इन द एज ब्रैकेट ऑफ 10 to 24 ईयर्स। आगे आने वाला जो समय है वो मिडिल क्लास का ही है। मिडिल क्लास का इसलिए भी है क्योंकि जो गरीबों का जो प्रतिशत था वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया है। बजट डेफिनेटली आप बोलेंगे तो यही आप लोग के चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। सो आप ये समझ लें कि इंडिया की जो डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है वहां पे बहुत ज्यादा है वहां पे, और जो बीइंग यंगेस्ट नेशंस, वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस ग्लोबली, इंडिया की जो इकोनॉमिक की तरक्की की जो कामयाबी है वो जो इसकी लिंक है इसकी वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी से। दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। ये इस बात को जहन में रखते हुए इंडिया जो है वो कहते हैं कि जी 2014 के अंदर हम 10वीं बड़ी इकोनॉमी थे, 10th लार्जेस्ट, और 2023 के अंदर हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। सो इन 16 सालों के अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मैंने की है, मैं तुम्हें 10 नंबर से 3 नंबर पे लेके जा रहा हूं, और आपके उसके बाद फिर चाइना रह जाता है और अमेरिका रह जाता है। तो नरेंद्र मोदी के खाते में चीज तो बहुत बड़ी पड़ गई है कि अगर वो 2030 तक इफ दे मेक इट श्योर दैट दे कैन मेक इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, याद रखें 2029 में उनके पास जो उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। पहली बात, इस बात को समझे। दूसरी बात क्या है कि अभी इंडिया इज ऑलरेडी 5वीं बड़ी इकोनॉमी। तीसरी बात क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई 2030 तो आने वाला है, 2025 तो आ गया है, तो हम आपको 10वीं से 5वीं पे तो लेके आ गए हैं। हम आपने दो, जिसे वो कहते हैं ना, अब वक्त तो कोई नहीं रह गया, ठीक है जी। और देखना ये है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि अगर बाय 2030 इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाता है अमेरिका और चीन के बाद, और इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और इंडिया कहता है जी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बड़ा हेल्दी हो सकता है विद ऑल दैट, अगर हमारे पास मजबूत लेबर आ जाए। और असल में इंडिया किस चीज के ऊपर वेट कर रहा है? द डेमोग्राफिक ट्रेंड। किसके ऊपर? डेमोग्राफिक ट्रेंड के ऊपर यकीन रखता है, ठीक है। मीडियन एज जो इंडिया की है वो तकरीबन 28 ईयर्स है। मीडियन एज 28 ईयर्स है। और इंडिया को क्या एडवांटेज है कि जो सारी की सारी जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो रही है, आबादी बूढ़ी हो रही है। सो जो ग्रोथ है, ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये जो क्योंकि वहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स हैं, डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडिया की तरफ आ गया। और जारी बात है इसकी तरफ से वो आप समझ लें कि ये एक उनको अब जिसे कहते हैं ना, उनकी मौजें हैं कि हमारे पास आबादी ज़्यादा है, सो वी आर गोइंग टू मेक इट आवर वे, हम अपना रास्ता जो है वो करेंगे। कई लोगों का तो ये कहना है जी 2027 तक भी इंडिया ये पॉपुलेशन को कर सकता है। बजट में पिछले साल से तो ज्यादा इजाफा करा गया है उसमें, और मेनली उसमें कुछ चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस देने की कोशिश करी है। एक सबसे ज्यादा शिप बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने एम्फेसिस दिया है। शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस पर्पज के लिए भी उसको भी इन्होंने थोड़ा सा देने की कोशिश करी है। डिफेंस बजट में पिछले साल से तो ज्यादा इजाफा करा गया है उसमें, और मेनली उसमें
कहते हैं कि गलत है, के बारे में मैं अगर समझना चाहूँ संदीप, एनमोर एक बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जरूर जाना जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डिफेंस बजट के बारे में मैं अगर समझना चाहूँ संदीप सर, क्योंकि आप लोगों का हमारे यहाँ जब बजट आता है डिफेंस बजट ज्यादा होता है, एजुकेशन बजट कम होता है, जिसमें हम अक्सर कहते हैं कि गलत है। आपके यहाँ डिफेंस बजट का क्या हाल है? डिफेंस बजट में पिछले साल से तो ज्यादा इजाफा करा गया है उसमें, और मेनली उसमें कुछ चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस देने की कोशिश करी है। एक सबसे ज्यादा शिप बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने एम्फेसिस दिया है। शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस पर्पज के लिए भी उसको भी इन्होंने थोड़ा सा उस पर जान डालने की कोशिश करी है, प्लस एज वेल एज फॉर सिविलियन यूज। मतलब कि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है उसके अंदर शिप बिल्डिंग एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को स्टेटस उसको दिया, उसको उस तरीके से उभर के आएगी आने वाले साल के अंदर। तो उसके अंदर डिफेंस के पर्पज के लिए भी शिप बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा पैसा डाला है, प्लस सिविलियन शिप्स के अंदर भी पैसा डाला है। उसमें जो कंट्री के अंदर जो वाटरवेज है, जो इनलैंड वाटरवेज है, उसके अंदर भी शिप बिल्डिंग को बहुत ज्यादा इन्होंने एम्फेसिस दिए कि आने वाले दिनों में हम शिप्स के जरिए माल का आना जाना यहाँ पे इंडियन वाटरवेज से भी करवाएंगे, प्लस जो इंटरनेशनल वाटरवेज है, सीज है, ओशंस है, वहां पे भी जो शिप्स बन के जाएगी वो इंडिया के अंदर से ही बन के जाएगी। अब आने वाले दिनों में हो सकता है हमें शिप्स इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड नेवल शिप हो या डोमेस्टिक शिप्स हो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डिफेंस बजट, रोहित आप कैसे देख रहे हैं डिफेंस बजट को? डेफिनेटली आप बोलेंगे तो यही आप लोग के चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। अब इंडिया को जारी बात है, उनका जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का, वो उसकी वजह से इंडिया के अंदर अब उम्मीद है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें, किसी भी मुल्क के अंदर जो चीज़ आती है ना, वो आती है आपकी उम्मीद। इफ द कंट्री गिव्स, इफ द पीपल इन द कंट्री इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि यार हम लोग आगे जा सकते हैं, हमें उम्मीद लग गई है, हमें उम्मीद है, ये मुमकिन है, ठीक है जी। और ये जो इकोनॉमिक रैंकिंग है, ये कोई मजाक नहीं है, ये वो जिसे कहते हैं ना, ये को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वो जो है वो नहीं है ये कह रही कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ओवरऑल दुनिया प्रोजेक्ट कर रही है कि 10वीं इकोनॉमी से 5वीं से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना, और सिर्फ किस चीज़ पे खड़े हैं? यंग नेशन। इंडियंस आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ यंग नेशन। और फिर क्या है? स्किल लेबर है। आपको याद होगा कि जो चीज़ एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कही थी, उसने कहा हम चीन इसलिए नहीं जाते कि चीन सस्ता है, हम चीन इसलिए जाते हैं द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी of the workforce which we need and the skills which we need in tooling for our जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें हमारे लैपटॉप, मोबाइल, सारा कुछ वो हमें मिलती वहाँ से है, वो कहीं और से नहीं मिलती। सो लिहाजा हम उस क्वालिटी को लेने जाते हैं, वो क्वालिटी मिलती है प्लस उस क्वांटिटी में लोग वहाँ से मिलते हैं। इंडिया भी इसीलिए ये बात कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो सारी की सारी जो जॉब क्रिएशन सेक्टर्स हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। और यहां पे आप देख लें कि ये जो चीज़ है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ केस, इस चीज़ से आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि वो वर्कफोर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उससे फिर जारी बात है अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगी। और वो बात क्या की जा रहे हैं? आप वो कह रहे हैं कि बात करें कि आप रिफॉर्म करें एजुकेशन सेक्टर में। यंग इंडियंस को फ्यूचर क्या दिखाना है? यंग इंडियंस को हमने फ्यूचर क्या दिखाना है? उनके साथ बात कैसे करनी है? अब इंडिया का जो सबसे बड़ा रौला है, वो रौला पड़ गया चीन के साथ। इंडिया का जो रौला है वो पड़ गया चीन के साथ, क्योंकि चीन को ये एडवांटेज है कि चीन के पास इस वक्त जिसे आप कह लें कि वो जो मेजर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जिन्हें रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है जी, वो एक तो पूरी दुनिया में वो उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं ग्लोबली, और ये समझ लें कि वो अपनी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो उसको फोर्स करना चाह रहे हैं।
इंडिया ने भी कोशिश की है, इंडिया ने भी कोशिश की है, ठीक है। इंडिया तो आपको पता है ना, कहता है कि 2070 तक हम जो नेट जीरो पे हमने जाना है, जीरो एमिशन कर देनी है। हमने अपने